क्लास 12 में आज हम फिजिक्स के बारे में जानते हैं। फिजिक्स पढ़ेंगे चैप्टर 5। ऐसे 12th में जो कुछ भी मुझे पढ़ना होता है 12th में, और जो भी अधिकांश चैप्टर जो कवर करना है 12th का सिलेबस, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अधिकांश सिलेबस को कवर करता है, जिसका अधिकांश सिलेबस, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है फिजिक्स के अधिकांश चैप्टर, मतलब 12th में मुझे अधिकांश जो भी पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है कि इसमें जो चार्ज होते हैं, चार्ज रेट में होते हैं, चार्ज जो होता है चार्ज रेट के बारे में होते हैं, चार्ज रेट में होते हैं। और इसमें चार्ज क्या होते हैं, चार्ज मोशन में रहता है, चार्ज इन मोशन, मतलब चार्ज मोशन में रहते हैं, ठीक है। तो 12th का में पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो भाग होते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक पढ़ना चार्ज एंड करंट के बारे में, फिर रुके हुए आवेश के बारे में, स्थिर आवेश के बारे में, और यही आवेश से मतलब मोशन करते हैं तो उसमें पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत मुझे पढ़ना होता है फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, फिर है कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, गॉस थ्योरम, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लिख सकते हैं हम इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, मतलब स्थिर आवेश। इलेक्ट्रो मतलब जो आवेश, स्थिर आवेश के बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत जो भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश और क्षेत्र, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड सबसे पहले पढ़ना है। सबसे पहले हम जानेंगे चार्ज के बारे में, सबसे पहले जानेंगे चार्ज के बारे में कि चार्ज किसे कहते हैं। चार्ज मतलब आवेश, आवेश क्या होता है। तो आवेश का डेफिनेशन हम बताते हैं क्या कि आवेश एक तरह का गुण है जो सभी पदार्थों के साथ मिले हुए रहते हैं। आवेश एक तरह का गुण होता है जो सभी पदार्थों के साथ मिला हुआ रहता है और वह अपना विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है। आवेश एक तरह का गुण है जो सभी पदार्थों के साथ मिला हुआ रहता है तथा वह विद्युतीय एवं चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे आवेश एक तरह का गुण होता है, आवेश एक तरह का गुण होते हैं, आवेश का गुण होता है जो सभी पदार्थों के साथ मिला होता है, जो सभी पदार्थों के साथ मिले हुए रहते हैं, सभी पदार्थों के साथ मिले हुए रहते हैं, और वह अपना विद्युतीय चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है और वह अपना विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करते हैं, चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करते हैं, उसे आवेश करते हैं, उत्पन्न करते हैं, तो उसे आवेश कहते हैं, आवेश कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब होता है विद्युत स्थिरीकरण। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लिख सकते हैं इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स मतलब अस्थिर आवेश
ठीक है। तो उसमें जो थर्ड चैप्टर में मुझे पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में, तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या चार्ज किसे कहते हैं, चार्ज मतलब आवेश किसे कहते हैं। तो आवेश जो है एक तरह का गुण होता है, आवेश एक तरह का गुण होता है जो सभी पदार्थों के साथ मिला हुआ रहता है और अपना विद्युतीय एवं चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है, तो उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। आवेश एक तरह का गुण होता है जो सभी पदार्थों के साथ मिले हुए रहते हैं तथा अपना विद्युतीय एवं चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करते हैं, तो उसे आवेश कहते हैं। ठीक है, तो ये था चार्ज के बारे में। ऐसे चार्ज का एक और डेफिनेशन होता है, आवेश मतलब आयन, आयन का एक और डेफिनेशन बताते हैं कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करे, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो उसके ऊपर जो प्लस या माइनस का चिन्ह दिया जाता है, तो उसे आवेश कहते हैं। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करे या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, तो उसके ऊपर मतलब जो प्लस या माइनस का चिन्ह दिया जाता है, तो उसे चार्ज मतलब आवेश कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सोडियम जो है, सोडियम के ऊपर अगर हम प्लस Na+ लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। अगर प्लस लिखा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, अगर माइनस लिखा है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, जैसे Cl-, तो Cl के ऊपर माइनस दे देंगे, मतलब कि जितना इसमें इसकी परमाणु संख्या होता है 17, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो जाएगी। तो हम समझते हैं ये कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो धन आयन बनाता है, और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ऋण आयन बनाता है। ठीक है, तो समझने की बात यह है कि कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग क्यों करता है, अगर त्याग करता है तो धन आयन क्यों बनाता है और ग्रहण किया तो ऋण आयन क्यों बनाता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा समझाते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास में पढ़े होंगे कि जिसके जब कोई भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, तो जिसके वाहकत्म कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है धातु का होता है, और जिसके वाहकत्म कक्षा में 5 से 7 इलेक्ट्रॉन हो धातु का होता है, और जिसके वाहकत्म कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होगा उपधातु का होता है। आखिर इससे कमेंट्री की बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा हम जानते हैं सभी के बारे में। जैसे Na को लिए हैं, तो Na क्या होता है, Na का परमाणु संख्या 11, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 2p6 और 3s1 होगा, तो 2 8 1, तो इसके वाहकत्म कक्षा में 1 है, इसलिए जिसके वाहकत्म कक्षा में जिसके वाहकत्म कक्षा में अगर वाहकत्म कक्षा में 1 2 3 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या कहलाएगा, धातु, धातु कहलाएगा। 5 से 7 इलेक्ट्रॉन हो तो अधातु कहलाएगा, और 4 इलेक्ट्रॉन हो तो उपधातु कहलाएगा, और लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है तो निष्क्रिय हो जाता है। जिसके वाहकत्म कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है तो निष्क्रिय हो जाता है। ऐसा हम 10 में पढ़े। तो हम चार्ज के बारे में फिजिक्स से हम पढ़ रहे हैं, इस सभी पर उतना तो नहीं जाएंगे, लेकिन सिंपल सी बात ये सब है कि जिसके वाहकत्म कक्षा में 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा धातु कहलाता है, जिसके वाहकत्म कक्षा में 5 से 7 इलेक्ट्रॉन होगा धातु कहलाता है, जिसके वाहकत्म कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होगा उपधातु कहलाता है। और धातु का स्वभाव होता है कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। इसके वाहकत्म कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग करेगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो Na+ लिखने का तात्पर्य ये है, इसका मतलब ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया। मतलब अगर इसमें इसका परमाणु संख्या 11 है तो हम पढ़े होंगे 10th क्लास में ना 10 या 9 में Z और P और E होता है। Z होता है परमाणु संख्या, P होता है प्रोटॉन की संख्या, और E होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। Z होता है परमाणु संख्या, P होता है प्रोटॉन की संख्या, और E होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, E होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो मतलब हम ये समझेंगे कि अगर मान ली जाए Na का परमाणु संख्या 11 है, इसका मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। जब इसके वाहकत्म कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग करेगा, और त्याग करने के बाद धन आयन बनाएगा। ठीक है, तो फिजिक्स में आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड।
इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश और क्षेत्र। विद्युत विद्युत आवेश और क्षेत्र, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में अभी हम पढ़े थे चार्ज के बारे में। इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, अभी तो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, इसमें चार्ज रेट के बारे में पढ़ा जाता है। चार्ज एंड रेट, चार्ज क्या होते हैं, चार्ज इसके रेट में होते हैं, चार्ज रेट में। जैसे हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब पदार्थ, सब्सटेंस मतलब पदार्थ। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ, अगर पदार्थ है तो इसका मतलब इसमें दो एस्पेक्ट है कि इसमें क्या क्या होगा, स्पेस मास होगा और स्पेस। जैसे मान लीजिए कोई सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब पदार्थ, तो पदार्थ में क्या करेंगे, जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान तो उसे पदार्थ कहते हैं। मास मतलब द्रव्यमान, मास मतलब द्रव्यमान, स्पेस मतलब स्थान। तो हम समझते हैं जैसे कोई सब्सटेंस है, जब सब्सटेंस को हम ब्रेक करेंगे, सब्सटेंस को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, मॉलिक्यूल्स आएगा। मॉलिक्यूल्स मतलब अणु, मॉलिक्यूल्स मतलब अणु आएगा। अणु, जब अणु को ब्रेक करेंगे तो एटम आएगा। एटम मतलब परमाणु। तो समझिएगा कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब होता है चार्ज एंड रेट। तो अभी हम पढ़ते हैं क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज एंड रेट। इसमें चार्ज जो है ना, तो चार्ज होता है मतलब आवेश, आवेश जो सभी पदार्थों के साथ मिला हुआ रहता है और वह अपना विद्युतीय एवं चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है, तो उसे आवेश कहते हैं। आवेश मतलब समझिए जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसी को वास्तव में जो हम 9th में नाम सुने हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसी को हमने आवेश दिया है। तो हम समझते हैं तो सबसे पहले कि जैसे मान लेते हैं कि कोई सब्सटेंस है, सब्सटेंस मतलब पदार्थ, तो पदार्थ किसे कहते हैं, ये भी एक प्रकार का सब्सटेंस है, मार्कर सब्सटेंस पदार्थ है। कैसे माने कि ये पदार्थ है, तो इसको जब हम रखेंगे कहीं तो ये कुछ ना कुछ तो स्थान घेरेगा, पहली बात। दूसरी बात, इसका कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान मतलब वजन होगा, भार होगा। मान लीजिए 2 ग्राम हो चाहे 10 ग्राम, कुछ भी हो, लेकिन इसका कुछ ना कुछ तो वजन होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई सब्सटेंस है, सब्सटेंस मतलब पदार्थ है, तो पदार्थ में दो चीज तो जरूर है कि इसमें स्पेस और स्पेस होगा, मास होगा और स्पेस होगा। इतना कंफर्म, कोई भी पदार्थ रहे उसमें मास और स्पेस होना तय है, मतलब कि उसमें वो स्थान मिलेगा और द्रव्यमान। जब हम पदार्थ को जोड़े तो क्या है, मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स मतलब अणु, तो पदार्थ के छोटे छोटे कण को अणु कहते हैं, पदार्थ के छोटे छोटे कण को अणु कहा जाता है। फिर अणु को जोड़े तो एटम आया, एटम मतलब परमाणु, परमाणु जो होता है मतलब कि अणु से भी अति सूक्ष्म होते हैं, परमाणु जो है अणु से भी अति सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। एटम है, जब एटम को ब्रेक करेंगे, जब एटम को ब्रेक करेंगे, जब एटम को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। नहीं है सर, जैसे कोई सब्सटेंस है, सब्सटेंस मतलब पदार्थ, पदार्थ को जब ब्रेक किए तो मॉलिक्यूल्स आए, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किए तो एटम आया, एटम मतलब परमाणु आया, ठीक है। जब एटम को ब्रेक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। जब कोई सब्सटेंस को ब्रेक किया जाता है तो मॉलिक्यूल्स आते हैं, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं तो एटम आते हैं, एटम को ब्रेक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैंने नाम दिया फंडामेंटल, इसी को फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल मतलब क्या होता है, मूल कण, मूल कण। मतलब समझिए कि अब हम समझने की बात ये है कि अगर पदार्थ में मास पदार्थ में मास है तो इसका मतलब निश्चित है कि इसमें भी मास होगा, मॉलिक्यूल्स में भी वजन होगा, इसमें एटम में भी वजन होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी मास होगा। यानी हम समझाना ये चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि सब्सटेंस में मास है, मतलब पदार्थ में अगर मास है तो श्योर है कि इसमें अगर मास है तो मॉलिक्यूल्स में भी मास आएगा, मॉलिक्यूल्स में मास है तो इसमें भी एटम में भी मास आएगा।
अगर एटम में मास है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी मास है, ठीक है। मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब वजन। तो समझने की बात ये है कि पदार्थ जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कि पदार्थ है, अगर इसको हम जोड़े के ब्रेक करेंगे तो जो छोटे छोटे कण आएंगे उसमें इसका वजन से इसका वजन क्या होगा, कम होगा। तो हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कितना मास है, कितना वजन है, कितना उसका द्रव्यमान है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन में कितना मास होता है, इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का भार होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³ kg। इलेक्ट्रॉन का में जो मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg। तो इसका मतलब इसमें बहुत कम मात्रा में वजन, जैसे हम -21 kg लिखा है, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि ग्राम से भी बहुत कम, 1 ग्राम से भी बहुत कम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10⁻³ kg। और प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27 kg। तो इलेक्ट्रॉन के बराबर प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, जितना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 × 10⁻³ kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं, ये सब शायद आप लोग से पूछा जाता होगा कभी-कभी, हम पूछते हैं, ठीक है। हाँ, न्यूट्रॉन का भी लगभग द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान का लगभग बराबर लेते हैं, जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान लेते हैं उतना ही न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27 kg, लगभग बराबर सबका रख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का वजन, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन का भी चार्ज लगभग, प्रोटॉन का भी चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताया जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है मतलब आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और इसका जो होता है प्रोटॉन का, प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, मतलब 10⁻6 × 10⁻⁻⁰ कूलम। लेकिन दोनों का नेचर अलग है, इलेक्ट्रॉन माइनस का प्रोटॉन अलग है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पर चार्ज होता ही नहीं, न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता, शून्य चार्ज, न्यूट्रॉन पर चार्ज होता ही नहीं, 0 कूलम। न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता, चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, लेकिन न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन का मास जाने, प्रोटॉन का मास जाने, न्यूट्रॉन का मास जाने और इसका चार्ज जाने, ठीक है। तो सेम बात है। अब ये सब हो गया, उसके बाद फिर चलेगा हाँ, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। अब हम जानते हैं कि चार्ज कितने प्रकार के, तो चार्ज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, आवेश का प्रकार, आवेश का प्रकार। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, चार्ज 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट तो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड चार्ज है नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और थर्ड है न्यूट्रल चार्ज,
न्यूट्रल टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश का प्रकार, आवेश तीन प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब धनात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज मतलब ऋणात्मक आवेश और न्यूट्रल चार्ज मतलब शून्य आवेश। तो सबसे फर्स्ट जानेंगे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं? मतलब धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश किसे कहते हैं? अगर मान ली जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बड़ा रहेगा कौन? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बड़ा रहे नंबर ऑफ प्रोटॉन, तब होगा पॉजिटिव चार्ज। मान लेते हैं कि इसमें 24 प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन से अगर प्रोटॉन बड़ा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। धनात्मक आवेश किसे कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं? अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बड़ा है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो होगा पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन की संख्या से प्रोटॉन की संख्या ज्यादा रहे तब हम इसे कहेंगे धनात्मक आवेश है। इलेक्ट्रॉन की संख्या से अगर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा रहे तो बोलेंगे धनात्मक आवेश है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के बारे में हो गया। पॉजिटिव चार्ज का दूसरा डेफिनेशन हम बताते हैं कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करे, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करे तो उसे धनात्मक आवेश कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आती है। मान लीजिए समझते हैं कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इसका परमाणु संख्या 12, अगर परमाणु संख्या 12 है इसका मतलब क्या है? 12 इलेक्ट्रॉन इसमें है और 12 प्रोटॉन। मान लेते हैं कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो कितना इलेक्ट्रॉन इसमें बचेगा? 10 इलेक्ट्रॉन होगा और 2 प्रोटॉन, 12 प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो धनात्मक आवेश के बारे में बताते हैं कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करे तो उसे धनात्मक आवेश कहते हैं, पहली बात। या दूसरा परिभाषा है जब इलेक्ट्रॉन की संख्या से प्रोटॉन की संख्या अधिक है। किसी परमाणु में, किसी भी एटम में वास्तव में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या से प्रोटॉन की संख्या जब ज्यादा रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, इसलिए इसमें अगर मान लीजिए इसका परमाणु संख्या 12 है, इसका मतलब इसमें 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें बचा और 12 प्रोटॉन। इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, इसका मतलब क्या? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, धनात्मक आवेश। सेकंड पढ़ेंगे नेगेटिव चार्ज के बारे में। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मतलब ऋणात्मक आवेश किसे कहते हैं? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर प्रोटॉन से बड़ा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़ा रहने से नंबर ऑफ प्रोटॉन, तब हम बोलेंगे क्या है? नेगेटिव चार्ज। जैसे हम समझते हैं, मान लेते हैं कि इसमें कोई एटम है, मतलब मान लेते हैं कि जैसे कि अगर यहाँ 50 इलेक्ट्रॉन है और 42 प्रोटॉन, हम मान के चलते हैं 50 इलेक्ट्रॉन और 42 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की संख्या से इलेक्ट्रॉन की संख्या तो ज्यादा है, मतलब प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, और प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहे तो नेगेटिव चार्ज होगा। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन से बड़ा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से बड़ा है, तब हम बोलेंगे क्या? कि नेगेटिव चार्ज। यहाँ 42 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और 50 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 42 प्रोटॉन 42 से बड़ा 50,
इसका मतलब 42 से प्रोटॉन है और इसमें 50 इलेक्ट्रॉन है, तो 42 प्रोटॉन 42 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करेगा, इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है, 8 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो हमको सिंपल सी बात ये जानना है कि जब अगर इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन अगर बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन से अगर प्रोटॉन बड़ा है तो पॉजिटिव चार्ज, लेकिन प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन अगर बड़ा है तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज के बारे में हो गया। ठीक है, नेगेटिव चार्ज का दूसरा डेफिनेशन मतलब ऋणात्मक आवेश के बारे में दूसरा परिभाषा ये होता है कि कोई भी परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसे बोलते हैं कि नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि वास्तव में जैसे हम मास भी करते हैं कि क्लोरीन का परमाणु संख्या 17। ठीक है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो अगर क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 इसका मतलब 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन, 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए कितना होगा, 18 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की संख्या से कौन बड़ा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बड़ा है, इसलिए क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हम नेगेटिव चार्ज मतलब ऋणात्मक आवेश के बारे में बताते हैं कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसे नेगेटिव चार्ज कहते हैं। वास्तव में एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया तो चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव। ये सब सिंपल है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, आसान है। आप जानते हैं न्यूट्रल चार्ज के बारे में, न्यूट्रल चार्ज थर्ड नंबर, न्यूट्रल चार्ज। न्यूट्रल चार्ज मतलब शून्य आवेश होता है, उदासीन आवेश में बोलेंगे या शून्य आवेश में बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं। न्यूट्रल चार्ज या नल चार्ज बोल सकते हैं, नल मतलब शून्य चार्ज, न्यूट्रल चार्ज, नल चार्ज, जीरो चार्ज। ठीक है, इसी को बोलते हैं। शून्य आवेश से नहीं, उदासीन आवेश डायरेक्ट बोलते हैं। न्यूट्रल चार्ज मतलब उदासीन आवेश, उदासीन आवेश। ये न्यूट्रल चार्ज क्या होता है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो हम क्या बोलेंगे कि जीरो, न्यूट्रल चार्ज। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बोलेंगे जीरो चार्ज। सपोज दैट मान लिया जाए 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या जब बराबर हो जाए, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या जब बराबर हो जाए तो क्या बोलेंगे कि न्यूट्रल चार्ज, तब हम बोलेंगे न्यूट्रल चार्ज। ठीक है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है, इससे क्या होगा, ये न्यूट्रल चार्ज होगा। ठीक है, तो बता रहे थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो कौन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल चार्ज। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन होंगे और 20 प्रोटॉन होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये होगा न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल चार्ज, ये भी होगा न्यूट्रल चार्ज। ठीक है, तो चार्ज के बारे में जानकारी प्राप्त हो गया। ठीक है, चार्ज के बारे में ऐसा हो गया। अब हम चार्ज को पढ़ लिए, लेकिन कुछ जानते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि अगर इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो और 14 प्रोटॉन और दूसरा पार्टिकल है जिसमें मान लिया जाए 3 × 10⁻² इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और मान लीजिए कि 3 ×
10 टू पावर 1 प्रोटॉन, ठीक है। मान लेते हैं कि एक कोई पार्टिकल है जिसमें 6 गुना 10 टू पावर 8 इलेक्ट्रॉन और 6 गुना 10 टू पावर मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 3 प्रोटॉन। तो हम समझेंगे कि तीनों पार्टिकल कौन नेगेटिव है और कौन पॉजिटिव। सिंपल सी बात है कि अगर प्रोटॉन की संख्या से बड़ा है इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन अगर बड़ा है अगर प्रोटॉन से बड़ा है इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या होगा नेगेटिव चार्ज। ये तो होगा नेगेटिव चार्ज, इसे हम जानते हैं क्या होगा नेगेटिव चार्ज। इसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से बड़ा है कौन इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये क्या होगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज माइनस में। इसमें क्या देख रहे हैं कि 6 को 2 में बिगड़ा 10 के स्क्वायर है 10 के पावर क्यूब, मतलब इलेक्ट्रॉन से बड़ा है कौन प्रोटॉन, ये क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज धनात्मक आवेश। अगर मान के चलते हैं कि कोई पार्टिकल है जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा कितना 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 2 इलेक्ट्रॉन और 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 2 प्रोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है तो क्या बोलते हैं उसे न्यूट्रल चार्ज, मतलब शून्य आवेश, न्यूट्रल चार्ज। यहाँ भी प्रोटॉन से बड़ा कौन है इलेक्ट्रॉन, इसलिए नेगेटिव चार्ज। यहाँ इलेक्ट्रॉन से बड़ा प्रोटॉन, इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बड़ा कौन है प्रोटॉन, इसलिए क्या होगा पॉजिटिव चार्ज। और इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, इसलिए क्या आएगा न्यूट्रल चार्ज। तो चार्ज के बारे में सारा कहानी हो गया। अब हम जानते हैं क्या समझने का प्रयास करेंगे कि ये कोई पार्टिकल, ठीक है, ये कोई पार्टिकल है। हम मान लेते हैं कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन, ऐसा और मान लेते हैं कोई क्या पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है बराबर है, ठीक है। अगर बराबर है तो अगर हम इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हमने बाहर निकाल दिया तो चार्ज का क्या होगा प्लस ई। आखिर प्लस क्यों होगा, चार्ज का मतलब चार्ज का मान कितना होगा प्लस ई होगा। अगर मान लेते हैं कोई पार्टिकल है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर है, जब से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ कितना होगा 9 इलेक्ट्रॉन रहेगा और 10 प्रोटॉन। तो 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन को कैंसिल आउट करेगा, 9 इलेक्ट्रॉन जो है 9 प्रोटॉन को कैंसिल आउट करेगा, मतलब एक प्रोटॉन ज्यादा है, इसलिए चार्ज का मान होगा प्लस ई। जब इससे हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या होगा 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा और 10 प्रोटॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन है जो 8 प्रोटॉन को कैंसिल आउट करेगा, ठीक है। तो 2 प्रोटॉन की संख्या क्या होगा ज्यादा होगा, 2 प्रोटॉन की संख्या ज्यादा रहेगा, इसलिए हम बोलेंगे प्लस 2e। प्लस 2e बोलने का तात्पर्य ये है कि कितना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से 2 प्रोटॉन का ज्यादा है। जब इससे हम 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, मान लेते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल रहे हैं, ठीक है, तो 4 बराबर कितना होगा प्लस 3। आखिर ऐसा नहीं, अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन इससे निकालते हैं तो इसमें बचता है 7 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन को कैंसिल आउट करेगा, लेकिन 3 प्रोटॉन क्या होगा ज्यादा रहेगा। 3 प्रोटॉन ज्यादा रहेगा, इसका मतलब ये क्या होगा चार्ज का मान प्लस 3 होगा। अगर मान लीजिए कि इससे n इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन n इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, n इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, चार्ज का मान होगा प्लस n, चार्ज का मान होगा क्या प्लस n, ठीक है। तो चार्ज के बारे में बता रहे थे क्या कि अगर जब एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, जब इससे एक इलेक्ट्रॉन को निकाले तो क्या हो गया कि एक प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गया, क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन बचेगा 10 प्रोटॉन बचेगा। तो 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन को कैंसिल आउट करेगा, तो एक प्रोटॉन तो बच गया, एक प्रोटॉन बच गया। तो एक अगर प्रोटॉन को लिखना है तो हम प्लस e लिखते हैं और न्यूट्रॉन को लिखना है तो माइनस e, क्योंकि
जितना प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, उतना ही इलेक्ट्रॉन का भी होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, प्रोटॉन प्लस होता है। तो यानी कि अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन जब आप बाहर निकालते हैं तो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन बचता है और 10 प्रोटॉन बचता है। तो 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन को कैंसिल आउट करेंगे, लेकिन एक प्रोटॉन बचा हुआ है, एक प्रोटॉन बचा हुआ है। एक प्रोटॉन बचा रहने का मतलब हम समझते हैं क्या, एक पी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1e इसलिए प्लस में 1 लिखेंगे क्योंकि चार्ज समान तो इलेक्ट्रॉन के बराबर है, लेकिन प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। जब इसे हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। तो यानी 2 प्रोटॉन ज्यादा इसलिए चार्ज का मान प्लस। जब इसे हम 3 इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन बचता है, 7 इलेक्ट्रॉन रहता है और 10 प्रोटॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन को कैंसिल आउट करेंगे, परंतु 3 प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, चार्ज का मान +3। जब हम इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इससे चार्ज का मान क्या होगा, प्लस। समझने की बात है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाले तो चार्ज का मान प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो चार्ज का मान प्लस, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो चार्ज का मान +3। अच्छा, n इलेक्ट्रॉन निकाले तो चार्ज का मान माइनस, चार्ज का मान +n। क्यू बराबर कितना है, क्यू बराबर देखा हम -n। अब हम समझते हैं क्या, जैसे ये कोई पार्टिकल है, ठीक है, मान के चलते हैं इससे कि 18 इलेक्ट्रॉन होंगे और 18 प्रोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है तब तो क्या है, न्यूट्रल चार्ज मतलब संख्या है। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर से डाल देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इंसर्ट डाल देते हैं तो 19 इलेक्ट्रॉन होगा और 18 प्रोटॉन होगा। तो 18 इलेक्ट्रॉन 18 प्रोटॉन को कैंसिल आउट करेंगे और एक इलेक्ट्रॉन तो बचा रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, इसलिए चार्ज का मान लिखेंगे -e। जब इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट कराते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 18 प्रोटॉन से। तो 18 इलेक्ट्रॉन 18 प्रोटॉन को कैंसिल आउट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस में होता है, इसलिए चार्ज का मान लिखेंगे -2e। जब हम इसमें 3 इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट कराते हैं, मतलब डाल देते हैं 3 इलेक्ट्रॉन को, पास से लाके इसमें डाल देते हैं तो 18 3 21 इलेक्ट्रॉन, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन 18 प्रोटॉन को कैंसिल आउट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में बचा है, तो चार्ज का मान क्या होगा -3। जब मान ले जाए इसमें से अनगिनत n इलेक्ट्रॉन, n का मतलब क्या है, n का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन 50 इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन, कुछ भी इलेक्ट्रॉन को हम इसमें डालेंगे तो उतना इलेक्ट्रॉन का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी समझने की बात ये है कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है तो नेगेटिव चार्ज होता है, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाता है तो पॉजिटिव चार्ज होता है। सिंपल मुझे ये जानना था कि कोई भी एटम, कोई भी पार्टिकल जब उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाए तब हम बोलेंगे कि नेगेटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाए तब हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन डाले तो -6, 2 इलेक्ट्रॉन डाले तो -2, 3 इलेक्ट्रॉन डाले तो -3। लेकिन जब इसमें n इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट कराए, जब n इलेक्ट्रॉन को डाला जाएगा तो क्या होगा, -ne। तो चार्ज का मान आया +n और एक चार्ज का मान आया कितना, -n। चार्ज का मान +n और एक चार्ज का मान -n, इसलिए हम लिखते हैं q बराबर +-ne। q का मान कितना होता है, +-ne। इतना हो चुका, क्लियर। +-ne लिखने का मतलब ये होता है कि चार्ज प्लस पॉजिटिव भी होगी, +n भी होगा और -n भी होगा, ठीक है, दोनों। दो चार्ज के बारे में यहां तक हमारे समझ चुका है। अब हम जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब हम एक नया मतलब कि चार्ज के गुण के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज क्या क्या गुण होता है। यहां से लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज properties of charge, properties of charge, आवेश का गुण, आवेश का गुण, ठीक है, आवेश का गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो आवेश के गुण जानते हैं तो सबसे पहला 5 नंबर में लिखते हैं कि चार्ज is a scalar quantity, charge is a scalar quantity,
स्केलर क्वांटिटी, चार्ज का स्केलर क्वांटिटी मतलब चार्ज जो होता है आवेश का क्या है अदिश राशि। आवेश की डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी कहेगा हमारे शरीर में मान लीजिए 98.6 फ़ारेनहाइट है, तो 98.6 जो फ़ारेनहाइट कहाँ है, ऊपर है, नीचे है, उत्तर है, दक्षिण है, किस दिशा में? तो 98.6 है वैल्यू जो है ये पूरे बॉडी में, ठीक है। उसी प्रकार से जो चार्ज होते हैं कोई भी एटम में जो चार्ज होते हैं पूरे में फैले हुए हैं, उसका कोई डिफरेंट डायरेक्शन नहीं होता। इसलिए हम बोलते हैं क्या कि चार्ज जब स्केलर क्वांटिटी आधे से अदिश राशि, अदिश राशि। आवेश, आवेश से अदिश राशि, अदिश राशि है। फर्क तो हो गया चार्ज या स्केलर क्वांटिटी। सेकंड था SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम, कूलॉम, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम। आवेश का SI मात्रक, SI मात्रक कूलॉम होता है, कूलॉम होता है। तो आपको हम चार्ज के बारे में बता दिए इसमें, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन आपको लिखवाना बोल दो। तो बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ लेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन बता देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं? मतलब विद्युत अस्थिकरण किसे कहते हैं? विद्युत अस्थिकरण वास्तव में आपको चार्ज के बारे में बताया जा रहा है, परंतु इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बताना भूल गए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जानते हैं विद्युत अस्थिकरण। तो विद्युत अस्थिकरण किसे कहते हैं? विद्युत अस्थिकरण भौतिक का एक शाखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भौतिक का एक शाखा है, इसका एक ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम लोग अस्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब विद्युत अस्थिकरण भौतिक का शाखा है, जिसके अंतर्गत अस्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसे विद्युत अस्थिकरण कहते हैं। तो ये मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आवेश के गुण बताने के बाद बता दिया जाएगा। तो चार्ज का स्केलर क्वांटिटी आवेश से अदिश राशि है। ऐसा नहीं कि चार्ज कूलॉम, आवेश का ऐसा मात्रक कूलॉम होता है। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज अटैक कूलॉम। ये बात साथ में सुनो, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज अटैक कूलॉम। साथ में आप सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज अटैक कूलॉम। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज अटैक कूलॉम। मतलब आवेश का सीजीएस मात्रक, आवेश का सीजीएस मात्रक अटैक कूलॉम होता है। अटैक कूलॉम होता है। सबसे पहले बता दो कि चार्ज का स्केलर क्वांटिटी आवेश से अदिश राशि, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम, आवेश SI मात्रक कूलॉम है। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज अटैक कूलॉम। तो आवेश का सीजीएस मात्रक अटैक कूलॉम होता है। जिस प्रकार से हम द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम लेते हैं, SI यूनिट शांति रहो आप सब, शांति रहो। सीजीएस यूनिट क्या लेते हैं? सीजीएस यूनिट ग्राम लेते हैं, खास दर्शक का, ठीक है। तो जिस प्रकार से हम द्रव्यमान का SI मात्रक केजी लेते हैं और इसका सीजीएस मात्रक ग्राम लेते हैं, उसी प्रकार से आवेश को जब SI मात्रक में मापा जाता है तो कूलॉम होता है, और उससे छोटा मात्रक कौन होता है? अटैक कूलॉम, ठीक है। आवेश का सीजीएस मात्रक अटैक कूलॉम होता है। सर क्वेश्चन आप ठीक है, देखो
प्रॉपर्टीज नंबर 4 कि 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ अटैक कूलम। 1 कूलम बराबर कितना होता है? 3 × 10⁹ अटैक कूलम। मतलब हम बता सकते हैं कि यहाँ से लिख सकते हैं 1 के बराबर 3 × 10⁹ अटैक कूलम। ठीक है, 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ अटैक कूलम। अटैक कूलम को ESU से सब्स्टिट्यूट करते हैं, ESU से। ठीक है, तो इसको ऐसे करके लिख सकते हैं और तो इस साइड लाएंगे 3 × 10⁹ ESU बराबर 1 कूलम। तो यानी 1 ESU बराबर, अगर 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ अटैक कूलम तो 1 अटैक कूलम बराबर कितना? तो 1/3 × 10⁹ कूलम, मतलब 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। यानी कि जैसे हम बताते हैं क्या कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम बराबर 1/1000 kg, 1/1000 मतलब 10⁻³ kg। 1 ग्राम बराबर 10⁻³ kg, 20 रुपये। उसी प्रकार से हम समझेंगे 1 कूलम बराबर 3 × 10⁻⁹ अटैक कूलम। मतलब इसको लिखते हैं इस साइड में लाइन, एक सब गुना में बदलने के भागा में 1 अटैक कूलम बराबर इतना है। अब कुछ प्रॉपर्टीज है जो नेक्स्ट वीडियो में होगा। ठीक है, आज के लिए थैंक्स फॉर वीडियो।